तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश पदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम संप्रेषण यानी कि संवाद कला या कम्युनिकेशन स्किल के कुल 21 प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखकर हमको इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर जो 11 प्रश्न हैं वो MPPSC प्री 2012 से लिए गए हैं। ये वाला पेपर जो आप को दिखाई दे रहा है ये MPPSC प्री 2012 का ही है। बहुत मेहनत से ढूंढ के एक दोस्त ने मुझे ये दिया है अभी। और साथ ही साथ 10 प्रश्न वो देखेंगे जो पिछली बार महिला पर्यवेक्षक के पेपर में आए हुए थे। हालांकि 7 नंबर का ही सिलेबस में दिया है लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, ये जो हमने कल मॉडल देखा था उस मॉडल पे ही ये प्रश्न आया है। उस मॉडल में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था सेंडर यानी कि जो भेज रहा है संदेश को, उसके बाद चैनल वगैरह था, उसके बाद मैसेज था, मैसेज के बाद जो ले रहा है रिसीवर था। ठीक है, तो क्या संदेश सबसे पहले आ रहा था? नहीं, तो इसको भी हटाओ। संदेश पहले नहीं आ रहा था? नहीं। पाने वाला तो बाद में आएगा ना, पहले भेजने वाला होगा, तो इसको भी हटाओ। तो ये अपना सही आंसर हो गया, प्रेषक संदेश पाने वाला। अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, सेंडर मैसेज रिसीवर। सबसे पहले सेंडर आएगा, यहाँ किसी भी ऑप्शन में सेंडर पहले नहीं आ रहा तो अपन ने तुरंत इसी पे टिक लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है। संदेश यानी कि मैसेज, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं उच्चरित, दूसरा लिखित, तीसरा भाव भंगिमा व चिन्ह, चौथा ये सभी। तो ये देखिए उच्चरित हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको तुरंत से इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। तो उच्चरित को कहते हैं स्पोकन। देख रहे हैं दोस्तों, अब आपके लिए काफ़ी सरल हो गया। अच्छा, स्पोकन कहते थे उच्चरित को। ठीक है, तो स्पोकन की माध्यम से भी यानी बोलकर हम हमेशा कम्युनिकेशन करते हैं। रिटन में भी करते हैं, लिखित में भी कम्युनिकेशन करते हैं, जेस्टर एंड सिंबल्स, भाव भंगिमा में भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है, यानी कौन सा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहता है। तो इसको इंग्लिश में देखें क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखें हिंदी में पढ़ते हैं, जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, जब बोलने व सुनने वाले की योग्यता समान होती है, जब संदेश श्रोता उच्च तकनीकी वाला होता है, जब वक्ता को विषय का अच्छा ज्ञान होता है। तो हम देखते हैं कब प्रभावी होगा। प्रभावी का मतलब है जब सही फीडबैक मिले और जो वक्ता ने बोला है वही चीज़ श्रोता को समझ में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो देख लीजिए इंग्लिश में क्या कह रहे हैं कि जब मैसेज और सिंबल को ट्रांसमिट किया जाए एक्यूरेटली, अगर एक्यूरेटली चलो ट्रांसफ़र कर दिया जाए लेकिन अब जनता ही नहीं है वो सब बात समझने वाली, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी इस ऑप्शन को भी हटाओ। दूसरा देखते हैं, व्हेन स्पीकर एंड लिसनर हैव इक्वल क्वालिटी, जब दोनों में इक्वल क्वालिटी होगी यानी कि जो बोलने वाला है वो उसी प्रकार का समझने वाला भी है, तो बात यहाँ पर बन सकती है। लेकिन और भी वेरियस हो सकते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा, व्हेन मैसेज सोर्स इज टेक्निकली एडवांस। चलिए ठीक है, मैसेज सोर्स आपका टेक्निकली एडवांस है यानी कि आप बहुत एडवांस तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी मान लो श्रोता को मालूम ही नहीं है, उसका लेवल डाउन है, तो वहाँ पर भी ये आप गलत हो जाएगा, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। व्हेन स्पीकर हैज़ गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। चलिए आपके स्पीकर के पास तो गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है, या फिर जनता समझ नहीं पा रही है, या फिर चैनल में कोई दिक्कत है, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं ना कम्युनिकेशन के, ये राइट आंसर लगाने से ज़्यादा बेटर है इनमें पहले गलत ढूंढो कि इसमें क्या क्या गलती है, क्योंकि एग्जैक्ट राइट कुछ नहीं होता। होने को ये ऑप्शन से भी अगर तगड़ा ऑप्शन आ जाता ना तो हम इसको भी गलत कर देते और उसको टिक कर देते इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसमें भी हम कह सकते हैं कि भाई चैनल ही आपका गड़बड़ कर रहा है। स्पीकर और लिसनर तो इक्वल क्वालिटी है लेकिन चैनल गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और आपको ये चीज़ समझ में आ भी जाए, लेकिन क्या है यहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बाहर ट्रक निकल रहे हैं, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो, यानी चैनल में दिक्कत है या पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन
में बैरियर रहेगा। लेकिन फिर भी इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? संप्रेषण संदर्भ क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो चीज़ है कहने के लिए, मतलब जो हमारा टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है टॉपिक या फिर मटेरियल जो हम बोलने वाले हैं या फिर कहने वाले हैं। तो वो ये कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से कम्युनिकेशन का मटेरियल नहीं है? तो धार्मिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, भौतिक या पर्यावरणविद संबंध और मनोवैज्ञानिक संबंध। तो दोस्तों ये प्रश्न भी कुछ इस तरीके का है कि आप इसमें सीधे आंसर नहीं लगा सकते, आप दूसरे आंसरों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सा संप्रेषण का संदर्भ है, यानी कि कौन कौन से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक संदर्भ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, किस तरीके का कम्युनिकेशन, कौन सा टॉपिक चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं भौतिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ। ये तो होता ही है कम्युनिकेशन में, किसी भी चीज़ का फिजिकल और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहता है कि आप अमेरिका के हो और मैं इंडिया का हूँ, आपकी स्किन अलग, इंडिया वालों की स्किन अलग। तो ठीक है, जो कम्युनिकेशन में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो सकता है और भी चीज़ों का इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके यहाँ गर्मियाँ चल रही हैं, हमारे यहाँ सर्दियाँ चल रही हों और हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज किसी इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए, तो वहाँ का मैटर अलग है। तो इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कम्युनिकेशन में। चौथा है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। साइकोलॉजी भी बहुत डिपेंड करती है, बोलने वाले की साइकोलॉजी क्या है और सुनने वाले की साइकोलॉजी क्या है। सुनने वाले की साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि बोलने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आप किस लिहाज से उस बात को ले रहे हो। तो ये भी कम्युनिकेशन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। सामाजिक संदर्भ, आपका जो सोशल स्टेटस है वो किस तरीके का है, ये भी कम्युनिकेशन में काफ़ी इफ़ेक्ट रखता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। वैसे एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि धार्मिक संदर्भ कभी भी कम्युनिकेशन संदर्भ नहीं हो सकता, संप्रेषण संदर्भ नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट इतने मजबूत हैं कि इसको आंसर लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आंसर चूज़ करने से पहले हमको आंसर हटाने होते हैं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? अशाब्दिक यानी देखिए काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे, मैंने पूछा था कि ओरल वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने कहीं हिंदी में नहीं देखा, तो आप लोगों ने उसमें कमेंट किया था शाब्दिक अशाब्दिक, काफ़ी अच्छा लगा आपने बताया। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है, यानी कि कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सोर्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल तो अपन कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना, चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, तो उदाहरण देना यानी कि एग्जाम्पल देना, ये अपन मौखिक दे सकते हैं, ओरल। तो ये ओरल तो नॉन वर्बल में आएगा नहीं, कहानी भी हम ओरली ही सुनाते हैं तो ये भी नहीं आएगा। प्रश्न पूछना, ओरली प्रश्न पूछ सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपने मेरे से फेसबुक पे प्रश्न पूछा तो वो टेक्स्ट के माध्यम से पूछा, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ओरल कम्युनिकेशन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चित्रमय प्रदर्शन, ये पिक्टोरियल हो गया, यानी कि चित्रमय प्रदर्शन आपका नॉन वर्बल हो गया है। ठीक है, जैसे रीजनिंग में भी वर्बल एबिलिटी और नॉन वर्बल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, तो वर्बल में तो कुछ लिखा रहता है और नॉन वर्बल में डायरेक्ट पिक्चर्स आती रहती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? इसका मतलब क्या है? अवरोध का मतलब है बैरियर। इसको इंग्लिश में देखते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, यानी साइकोलॉजी की वजह से बैरियर हो। जैसे कि कल हमने बैरियर्स देखे थे कि किसी का ईगो हर्ट हो रहा हो, किसी को, जैसे कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को सुना रहा है तो बड़े व्यक्ति को लगेगा कि भाई इसकी क्यों सुने हम। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके की साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो हमको देखना है कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। पहला है रॉन्ग परसेप्शन, दूसरा है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तीसरा है रॉन्ग प्लेस और चौथा है रॉन्ग जेस्टर।
तो देखिए यहाँ पर अपन पीछे से चालू करते हैं। रॉन्ग जेस्टर, यानी कि जेस्टर की बात कर रहे हैं। जेस्टर किससे संबंधित है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। जेस्टर साइकोलॉजिक से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका बैरियर नहीं होगा। ये रॉन्ग जेस्टर बैरियर तो है, लेकिन ये नॉन वर्बल टाइप का बैरियर है, ना कि साइकोलॉजिकल। दूसरा, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये ग्रामेटिकल बैरियर है ना कि साइकोलॉजिकल, तो ये भी नहीं होगा। रॉन्ग प्लेस, ये फिजिकल बैरियर है, तो यहाँ भी ये भी सही नहीं होगा। रॉन्ग परसेप्शन यानी हम पहले से ही किसी के बारे में कोई आइडिया लगा लिया है, अपने दिमाग में कोई बात बैठा ली है पीछे आगे वाले की के लिए, तो ये हो गया रॉन्ग परसेप्शन। ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हो डायरेक्ट आप आंसर कैसे भी नहीं लगा सकते, बाकी के ऑप्शंस को आप हटा के ही यहाँ पर आंसर्स लगा सकते हो। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स थे, अलग अलग 7 टाइप के मॉडल जो मैंने लिख रखे थे, जिसमें से एक पिछली बार पेपर में आया था। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसके बाद का जो वीडियो होगा 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें उन सारे मॉडल्स को अपन एक्सप्लेन कर देंगे। 1 या 2 क्वेश्चन उनसे आ सकता है, तो 5 मिनट के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है नंबर, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ सही है? यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील है भाई। यह एक स्टैटिक प्रक्रिया है, स्टैटिक नहीं होती है दोस्तों। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यह गतिशील और स्टैटिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ये भी नहीं होगा, ना तो गतिशील है ना ही स्टैटिक प्रक्रिया। नहीं, गतिशील का मतलब ये होता है, देखिए जो मैंने कम्युनिकेशन का मॉडल समझाया था उसमें क्या बात कही थी कि पहले सेंडर से मैसेज जाता है और कहाँ पे पहुँचता है, आपका जिसको मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे, रिसीवर, और रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। जब तक ये फीडबैक नहीं देता तब तक ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती, यानी कि ये फीडबैक देता है, यानी इस तरीके से ये गतिशील प्रक्रिया है। स्टैटिक प्रक्रिया कब होती? अगर सेंडर मैसेज देता और रिसीवर उसको रख लेता, खत्म, तो ये स्टैटिक प्रक्रिया होती है। दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि हाँ ये स्टैटिक प्रक्रिया भी हो सकती है कम्युनिकेशन, लेकिन तब ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, ये केवल इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मैंने ये वीडियो डाला, आपने इसको देखा और अपनी पढ़ाई में आप लग गए, आपने कोई कमेंट नहीं किया, कोई क्वेरी नहीं पूछी, या फिर कोई क्वेरी नहीं आई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ आपने ग्रेड की वो हो गई इन्फॉर्मेशन, कि आपने इन्फॉर्मेशन ली, यूट्यूब के माध्यम से आपने इन्फॉर्मेशन ली और आपने अपना स्टडी किया। लेकिन अगर आपने कोई क्वेरी पूछते हैं या फिर आप थैंक्स बोलते हैं कि सर अच्छा था, या फिर आप कोई गलती बताते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन एक तरीके से एक साइकिल तो कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन का, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी एक दूसरे से बातचीत हो रही है, फीडबैक मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को कहते हैं कम्युनिकेशन। और जब भी वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैटिक प्रक्रिया है और कम्युनिकेशन गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसका आंसर होगा ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? सहायक श्रव्य कौशल क्या होता है भाई? इसको देखो इंग्लिश में, अगर नहीं आ रहा समझ में, वैसे इतनी कठिन ये हिंदी नहीं है। देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं 56 वाला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल की बात कर रहा है श्रव्य कौशल। वो ये कह रहा है कि जो लिसनिंग स्किल है वो कौन सी मोस्ट यूजफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल किस तरीके की होनी चाहिए? सबसे पहला है कम्पिटिटिव लिसनिंग, दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, तीसरा है पैसिव लिसनिंग, चौथा है बायस्ड लिसनिंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ सब चीज़ें। देखिए कम्पिटिटिव लिसनिंग का मतलब है कि प्रतियोगी श्रव्य, यानी कि कह सकते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपका दोस्त सुन रहा है तो आप भी सुन रहे हो, कोई काम कर रहा है, यानी कंपटीशन टाइप का। तो वो वाली लिसनिंग जो हैगी वहाँ से अपन को इतना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर अपना नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, पैसिव लिसनिंग। पैसिव का मतलब है कि हम केवल सुन रहे हैं, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, निष्क्रिय हैं। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे ना, तो ये भी इस तरीके की भी लिसनिंग ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं है। चौथा है बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड यानी कि पूर्वाग्रही,
यानी कि पूर्वाग्रही, यानी पहले ही हम सोच लेते हैं कि ये सामने वाला ये बोलेगा, सामने वाला इसके बारे में बात करेगा और ये मेरे को पसंद नहीं है। अब सामने वाला कोई नए टॉपिक के बारे में भी बात कर रहा होगा तो भी आपको यही लगेगा कि ये उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बायस्ड लिसनिंग भी आपके लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि इससे भी आप वो मैसेज आपको नहीं मिल पाएगा जो कि सेंडर देना चाहता है। तो यहाँ पर है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आपने पहले तो उसने जो बोला सेंडर ने वो आपने सुना, फिर उसके बाद अपनी क्वेरीज पूछी, या उसको थैंक यू बोला, या फिर उसको बताया कि आपने क्या क्या कहा, मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं आया। तो इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। इसमें सबसे ज़्यादा सीखता है, या फिर ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको अगले वीडियोस में क्या सुधार करने चाहिए, मुझको कुछ वीडियोस में क्या सुधार करूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताइए और एक्टिव लिसनिंग रखिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले क्लियरिटी, यानी क्लियर अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको समझ में आएगा, घुमा फिरा के बात कर रहा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो क्लियरिटी जरूरी है, यानी ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, अपन को तो नॉट वाला बताना है। दूसरा है अटेंशन, आपको प्रॉपर अटेंशन अगर आप दे रहे हैं तो भी आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, तो ये भी अपना नहीं होगा आंसर। तीसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है आपका समन्वय, यानी कि सहयोग। कोऑर्डिनेशन सहयोग की भावना, ये भी आपके लिए सही है। चौथा है हायरार्ची। हायरार्ची का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि एक कोई भी चीज़ है उसको हम प्रॉपर वे में कह रहे हैं कि जैसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, उसके बाद फिर हमने मॉडल्स पढ़े, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के बैरियर पढ़े। तो ये इस तरीके से जो हम करेंगे इसको कहते हैं हायरार्ची। तो ये भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे देखें तो कोई भी आंसर नहीं निकला, लेकिन क्या था उस साल MPPSC द्वारा यहाँ पर इंग्लिश में ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो बी ऑप्शन यहाँ पर अटेंशन लिखा है और हिंदी में इसका सही लिखा था। अटेंशन का यहाँ पे अवधान लिखा था, अवधान का मतलब होता है बैरियर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको कोई भी बैरियर नहीं चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन गलत था, कभी कभी इंग्लिश में भी गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो हिंदी में सही लिखा रहता है, और ज़्यादातर हिंदी में गलत हो जाता है, इंग्लिश में सही लिखा रहता है। तो आप दोनों ही देखें। आइए अब देखते हैं महिला पर्यवेक्षक का 2014 का पेपर, उसमें भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, शिक्षा भावना कल्पना को इस प्रकार बांटना कि सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो जाए, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? प्रसार शिक्षा, केवल शिक्षा तो कहेंगे नहीं। सामुदायिक विकास, भाषण, देखिए भाषण तो कहेंगे नहीं, यहाँ पर भाषण की तो बात नहीं की जा रही, जानकारी शेयर की जा रही, भाषण भी नहीं कहेंगे। सामुदायिक विकास टाइप की भी बात नहीं की जा रही। यहाँ पर शिक्षा आ गया और यहाँ पर प्रसार शिक्षा, तो आप प्रसार शिक्षा और संचार में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने की बात कह रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर कम्युनिकेशन या संचार कहेंगे। या फिर पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि पूरे सिलेबस में केवल एक ही चीज़ है जिसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, वो है कम्युनिकेशन। तो कहीं भी इस तरीके का आता है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन लगा दीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति जो संदेश देता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम भेजने वाला, यानी सेंडर, इंग्लिश में भी लिखे रहेगा तो वहां से आप देख सकते हैं। तीसरा है लीगन के मॉडल में संचार के तत्व क्या क्या हैं? तो दोस्तों कल मैंने 7 मॉडल आपको समझाए थे, केवल बताए थे, आज मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें वो 7 मॉडल को तरीके से समझाया गया है, तो वहां पर आप लीगन का मॉडल देख लेंगे तो वहाँ यहाँ पर आंसर है सी। तो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं लीगन का मॉडल, और बाकी के भी 5-6 मॉडल आप वहाँ से देख लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हमारा 70% समय संचार के इस माध्यम के उपयोग में बीतता है। तो देखिए 70% कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं? मौखिक यानी ओरल, अमौखिक यानी कि जो ओरल नहीं है, नॉन वर्बल। तीसरा है लिखित संचार यानी कि रिटन, और चौथा है दृश्य एवं श्रव्य। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 70% आप क्या दिन भर क्या लिख के बातें करते हैं कि हाँ ये लो भाई साहब ऐसा करना है। अमौखिक भी नहीं है, यानी केवल इशारों से ही बात नहीं करते हैं, और केवल देख के और सुन के ही बात नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा समय बीतता है वो है ओरल कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा समय बीतता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इन तीनों ऑप्शनों को आराम से हटा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौखिक कम्युनिकेशन।
अब हम आते हैं संचार के लक्ष्य। संचार का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी कम्युनिकेशन का टारगेट क्या है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार पर असर, अन्य लोगों के व्यवहार पर असर, अन्य लोगों को व्यवहार पर इस प्रकार से परिवर्तन लाना कि वे कुछ उपयोगी कार्य करें, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, व्यवहार पर असर में क्लियर नहीं है कि किसके व्यवहार पर असर, कैसे असर। अन्य लोगों के व्यवहार पर असर है कि केवल अन्य लोगों के व्यवहार पर असर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए फीडबैक वाली बात हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने काम किया, उसके बाद क्या फीडबैक मिला, यानी कि उन्होंने क्या काम किया या फिर क्या ट्रीटमेंट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम रखेंगे, बाकी के ऑप्शन को हम हटा सकते हैं कि हाँ इससे बेटर ये है। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि जब भी कोई लक्ष्य वगैरह आए तो जो ज़्यादा सबसे अच्छा लग रहा है आंसर, यानी कि जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टाइप का लग रहा है, तो उसी को हमको आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है संचार वाहक एवं पाने वाले के बीच का भौतिक पुल क्या है। इसका संचार वाहक का मतलब होता है सेंडर, और पाने वाले का मतलब होता है रिसीवर। इनके बीच का जो फिजिकल चीज़ है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, चैनल होता है। तो यहाँ पर अपन सामने से डायरेक्ट लगा देंगे चैनल। इनकोडर भी होता है, डिकोडर भी होता है, लेकिन इनके बीच का जो भौतिक पुल है जिससे चीज़ें जाती हैं, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो चैनल क्या है आपका, फ़ोन कम्युनिकेशन आपका चैनल है, तो ये चैनल हो गया आपका। यहाँ पर देखिए पाने वाला और ऑप्शन में भी पाने वाला, तो इसको तो हटा ही दोगे ना आप। इनकोडर डिकोडर दोनों चीज़ें दी हैं और दोनों ही होती हैं इनके बीच में, तो इसको अपन ये क्या है, भौतिक पुल नहीं है, भौतिक साधन नहीं है इनके बीच के को कनेक्ट करने के, और हर जगह नहीं होते हैं। आप जब मॉडल्स पढ़ोगे तो हर जगह नहीं होते, चैनल हर जगह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनपढ़ लोगों से संचार को हितकर बनाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। यानी जो अनपढ़ है, यानी वो रिटर्न कम्युनिकेशन तो कर नहीं पाएंगे। अनपढ़ लोग क्या है, रेडियो सुन सकते हैं, हो सकता है सुन सकते हैं। दूसरा है फोटो व मौखिकी, देखिए रेडियो भी सुन सकते हैं अनपढ़ लोग। फोटो और मौखिकी यानी ओरल कम्युनिकेशन, और फोटो देख के भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। पैम्पलेट में तो लिखित सामग्री होती है, नहीं पढ़ पाएंगे। फोल्डर भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शनों के बीच झगड़ा है, रेडियो और फोटो व मौखिकी। यहाँ पे मौखिकी भी आ गया है, साथ में फोटो भी आ गया है। इनको ऑपरेट करने के लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जबकि रेडियो को ऑपरेट करने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है कि रेडियो पे क्या लिखा है। रेडियो पे लिखा है, मान लो अपन को सेट करना है 121.5 पे सेट करना है रेडियो। अब अनपढ़ आदमी है, उससे किसी ने बोल दिया 121.5 पे सेट कर दो, तो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर ये हल्का पड़ रहा है, तो अपना आंसर ये होगा। यहाँ पे हमेशा यही करना है, जौन सा सबसे भारी ऑप्शन होगा उसी को लेना है हमेशा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मीटिंग व नुमाइश के विषय में सूचना देने हेतु उपयुक्त तरीका क्या है। यानी कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग के लिए अगर हम किसी को बुलाना चाहेंगे लोगों को, तो किस तरीके से बुलाएंगे। पहला है लीफलेट, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है पंपलेट, चौथा है रेडियो, टीवी व अखबार। तो देखिए ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लीफलेट, पोस्टर, पैम्पलेट। लेकिन ये चीज़ें क्या है, ज़्यादातर किसके लिए यूज होती हैं, ये चीज़ें ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। और रेडियो, टीवी और अखबार तो हर लोग पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पर एक छोटी सी खबर है कि आज फलाने समाज की बैठक है, छत्री समाज की बैठक है, तो आप वहाँ पे जितने भी वो लोग होते हैं उस छत्री समाज के, वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर, बैठक ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जागरूक हैं और वो देख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर भी अपन को लग रहा है कि ये भी ऑप्शन हो सकते हैं और हो भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे भारी पड़ता है उसी को हमको लगाना है। अब आपका 131वां प्रश्न यानी संचार का जवाब है। संचार का जवाब क्या है, फीडबैक देखना। फीडबैक ही तो थी आखिरी प्रोसेस। फीडबैक फिर दोबारा से जो रिसीवर था वो फीडबैक देता था सेंडर को, तो फीडबैक को हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा प्रतिपुष्टि। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप इंग्लिश में भी देखना, हिंदी में भी देखना। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, संचार के लिए सिखाने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है। आमने सामने मिलना, कार्य करके दिखाना, कार्य करने का तरीका दिखाना, दो तरीकों से किए गए कार्यों का नतीजा फिल्म द्वारा दिखाना। तो देखिए सिखाने की बात कर रहे हैं, संचार जो हम सिखाना चाहते हैं, आमने सामने मिल लिए लेकिन हमने कुछ सिखाया कुछ नहीं, तो क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला ना, तो ये भी गलत। कार्य करके दिखाना, हमने कार्य करके दिखा दिया उसको, सीधे हमने कार्य कर दिया। जैसे मान लो हमको कोई कार्टून बनाना आता है और सामने वाले को हमने कार्टून जल्दी से बना के दिखा दिया,
तो क्या वो सीख जाएगा इतना ज़्यादा अच्छे से? सीख सकता है अगर उसकी पकड़ अच्छी हो। अगले ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन कितने हैं, कौन सा भारी पड़ रहा है। तो अगला ऑप्शन है आपका अपना कार्य करने का तरीका दिखाना। यानी कि अगर मैं कार्टून बनाना जानता हूं तो उसको बताऊंगा कि पहले देखिए इस तरीके से लाइन खींचिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे आराम आराम से मैं बताऊंगा। यहाँ से थोड़ी बनाइए, यहाँ से बाल बनाइए, इस तरीके से मैं बताऊंगा। फिर यहाँ से आंखें बनाइए, आराम आराम से बताया तो वहाँ से उनको समझ में आ सकता है कि यहाँ से कितना लेना है, कितना लेना है। इस तरीके से मैं बताऊंगा कि नहीं दोस्तों? बताना आप कमेंट बॉक्स में ये कैसा बना है, ठीक है। तो कार्य करने का तरीका सिखाना ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। 2 तरीकों से किए गए कार्य का नतीजा फिल्म द्वारा दिखाना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि पहले भैया कोई सिंपल सा काम किसी को सिखाना है, अपन ने 2 तरीके से किया, फिर उसकी पिक्चर बनाई, फिर उसको दिखाया, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे भारी जो पड़ रहा है वो है हमारा सा, कार्य करने का तरीका दिखाना। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो मॉडल्स हैं उनकी 5 मिनट की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिए, उससे 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए, जो भी दिक्कत हैरानी परेशानी हो वो आप फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हर वीडियो का 1 मिनट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहा करेगा, साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो केवल 1 मिनट टिप्स रहेंगी वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट किया करूँगा वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप वहाँ पे आप सीधे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय माता दी।